अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 29 है, जो कि गॉसेस लॉ है। इससे पहले हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो यही हमारे पास नेक्स्ट आज की डिस्कशन है, जिसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड। फ्लक्स एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फ्लक्स का मीनिंग फ्लो होता है, बहना। और ये ग्रीक लैंग्वेज में फ्लक्सस से निकला हो। इसका सिंबल नॉर्मली हम फाई इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी वेक्टर फील्ड, इसलिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन, खास तौर पे वेक्टर फील्ड से मुराद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक वेलोसिटी इज अ वेक्टर फील्ड, इसकी डायरेक्शन है। तो फ्लक्स फ्लो को कहते हैं, बहाव। ये एक सॉरी ये लेटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का, और इसका मीनिंग होता है टू फ्लो। अब जो फ्लक्स नॉर्मली हम इस्तेमाल किया करते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना होता है किसी भी पर्टिकुलर लूप में से, किसी भी एरिया में से। तो अगर हम वेक्टर फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, या फ्लक्स जनरली फ्लक्स की बात करें, नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू v इंटू ए। ए यहाँ पर एरिया है, v इज द velocity velocity at the location of the loop। velocity इसलिए कि हम इसको वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से फ्लो कर जाए, चाहे वो लिक्विड हो, फ्लूइड हो, या स्पेशली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी बात होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जो फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है वो है द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू द फील्ड लाइंस का गुजरना। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नॉर्मली हम फ्लो रेट की बात करते हैं, वॉल्यूम की जैसे, क्योंकि ये बात की जा रही है इस डिस्कशन में फ्लूइड की, के फ्लो। तो फ्लूइड नॉर्मली वॉल्यूम रेट के लिहाज से मालूम किया जाता है, इसके SI यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें से यही बताया गया है कि फ्लक्स जो है वो एक लातीनी जुबान का लफ्ज है, इसका मीनिंग फ्लो है, और हम इसको जनरली इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था पेज नंबर 627। अब इसमें ये डिफरेंट डायग्राम बने। पेज नंबर 628, इसमें एक सरफेस एरिया है डायग्राम ए में, ये इसकी एक खास ओरिएंटेशन है। डायग्राम बी में एक खास ओरिएंटेशन है, सी में ओरिएंटेशन और है, डी में ओरिएंटेशन और है। तो ये हमारे पास एक मुख्तलिफ एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस एरिया है। तो मुख्तलिफ केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से फ्लक्स को डिफाइन किया गया। ये इन एग्जाम्पल्स में यही बताया जा रहा है कि जनाब डायग्राम ए में सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, यहाँ फर्ज करें ये फील्ड लाइंस नहीं है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये एक सरफेस
एरिया, एक ऑब्जेक्ट हमने उस फ्लूइड के सामने, लिक्विड के सामने रख दिया, ये उसमें इमर्स है। अभी कितना ज्यादा ये लिक्विड या फ्लूइड इसमें से पास करेगा, ये डिपेंड करता है इसकी ओरिएंटेशन। पहली ओरिएंटेशन यही बता रही कि डायग्राम ए में सरफेस एरिया इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, टू द वेक्टर फील्ड। इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसमें से फील्ड लाइंस पास आउट करें। सेकेंड वन जो डायग्राम है इसमें वेक्टर, यहाँ पे एक और बात डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ए वेक्टर एरिया को नॉर्मली लिया। वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि किसी भी गिवन सरफेस पर होता तो परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड ली है। अगर मैं किसी भी सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर, लाइक दिस, ये एक सरफेस है, इस पे ये जो A1 है ये नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर, इसलिए ये एक वेक्टर एरिया। गर्ज ये कि किसी भी सरफेस एरिया को उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के लिए हम वेक्टर एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम बी एक ऐसी ही ओरिएंटेशन है जिसमें सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक खास एंगल पे पड़ा। बिल्कुल डायग्राम सी में सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल पड़ा हुआ, इसमें वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। डायग्राम डी में एक और ओरिएंटेशन, डायग्राम जो ई है इसमें मल्टी सरफेसेस के लिए वेक्टर एरियाज ड्रॉ किए, सभी की डायरेक्शन नॉर्मली है। तो वेक्टर एरिया के बारे में आपने मेंशन भी किया हुआ है। तो जनरल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, सिंपली फ्लक्स इज इक्वल्स टू V A cos of theta. A cos of theta is the x component of vector area which is in the direction of velocity vector, velocity field, the vector field, where here it is E, sorry here it is V, जो कि क्योंकि फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉज ऑफ थीटा के साथ लिखा जाता है। कॉज ऑफ थीटा इसलिए कि ये प्रोजेक्शन कहलाता है, हमें वो कंपोनेंट लेना होता है वेक्टर फील्ड के साथ जो कि इन दी डायरेक्शन हो वेक्टर फील्ड, मतलब वेक्टर फील्ड और वेक्टर एरिया ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो वेक्टर एरिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, a vector A whose magnitude is the area of surface and whose direction is perpendicular to the surface. This is the definition. कुछ भी है, अब इसको हम जो जनरल फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू V A cos of theta. दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो चूंकि कॉस का हमेशा डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा, फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो V डॉट A वेक्टर फील्ड वेलोसिटी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इनका सम वो फ्लक्स के बराबर होता है। सम इसलिए कि अगर हमारे पास जैसे डायग्राम ई में ज्यादा ओरिएंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर एरियाज मेंशन, इसलिए सम का कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब फ्लक्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्लक्स वहां पर होगा जहां पर कोई चार्ज होगा। इफ देयर इज नो चार्ज then there will be no flux there. तो ये क्विज के लिए इम्पोर्टेंट बात है
फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स। आगे सैंपल प्रॉब्लम जो कि डायग्राम ई से रेलिवेंट है, जिसमें उसके 5 मुख्तलिफ वेक्टर एरियाज की ओरिएंटेशन दिखाकर उसको सॉल्व आउट करो। पेज नंबर 629 पे जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन सारी इस पेज पे जो हमें बताना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटेग्रल फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेगुलर शेप ही हो, शेप कोई ऑर्बिट्रेरी भी हो सकती है, कोई रैंडम शेप भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पूरी सरफेस को छोटे छोटे एरिया सेगमेंट्स, इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट्स ऑफ एरिया डेल्टा ए, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करना है। क्योंकि फ्लक्स का ये जो फॉर्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं, phi is equals to v dot a, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल ही तब है जब सरफेस प्लेन हो। मतलब अगर कोई कर्व सरफेस आ जाती है या कोई रैंडम सरफेस आ जाती है, नॉन सिमेट्रिकल आ जाती है, तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए इस फॉर्मूले को नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड करने के लिए हम उस सरफेस को इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट्स ऑफ एरिया डेल्टा ए की फॉर्म में स्प्लिट कर, और हर स्मॉल सेगमेंट कितना स्मॉल होगा, इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड प्लेन। इसलिए, और मैं लास्ट टाइम बता चुका कि इंटेग्रल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट फकत इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर समेशन। ये इंटीग्रेशन सम के लिए भी इस्तेमाल नॉर्मली होता है। तो ये फॉर्मूला इंटेग्रल फॉर्म में है, जहाँ पे डेल्टा ए छोटे छोटे एलिमेंट्स, एरिया के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास एक बहुत ही रैंडम शेप है, तो इसी फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेंशन है नेक्स्ट टॉपिक यही है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड, तो एक्चुअली जो फ्लक्स है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, जिसका सिंबल फाई है, और इसको कहा जाता है कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया समेशन के साथ। हम आगे इसको इंटेग्रल के साथ यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है, मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पास थ्रू द सरफेस। किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम तब होगा जब वेक्टर सरफेस एरिया जो है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ा। इसके ऐसा यूनिट याद रखिएगा, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पे फिर एक दफा अगली बात वही है कि गॉसेस लॉ के बारे में डिस्कशन करनी है हमें। फ्लक्स का ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा फॉर द गॉसेस लॉ, इसी को यूज किया जाएगा। तो हमेशा गॉसेस लॉ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। किसी ओपन सरफेस के लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लोज के लिए होगा। और अगर कोई शेप यूनिफॉर्म नहीं होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि वो शेप या ऑर्बिट्रेरी कोई शेप आए तो अपनी मर्जी की कोई ले लेते हैं रैंडम, तो उसको हमें यूनिफॉर्म या उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, स्मॉल स्क्वेयर्स बनाने पड़ेंगे डेल्टा ए की फॉर्म में, ताकि चूंकि मैंने लास्ट टाइम शेयर किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो फॉर्मूला है ई डॉट ए या वी डॉट ए,
ये एप्लीकेबल ही प्लेन सरफेस के लिए हो। तो अगर कोई सरफेस ऑर्बिट्रेरी है, रैंडम है, कर्व है, तो उसको हमें प्लेन कंसीडर करना होगा, फिर हम उसको आगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो इस पैराग्राफ में यही चीज के बारे में बयान किया गया है। इसमें यही बयान किया गया है कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट इज गोइंग टू बी कंसीडर नेगेटिव। जब थीटा 90 डिग्री होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशंस की जो मैंने बात की आपसे, उन्हीं डायग्राम ए बी सी के बारे में बात की जा रही कि डायग्राम ए में थीटा ग्रेटर देन 90 है, की पॉइंट्स इन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसमें से, जहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा इट मींस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया है। जहाँ पे थीटा 90 डिग्री से कम है इट मींस कि ई पॉइंट्स आउट। ये कन्वेंशन है, अगर ई पॉइंट्स इन हो दैट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, और अगर ई पॉइंट्स आउट हो दैट इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला जो जनरली हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी रैंडम शेप ऑर्बिट्रेरी शेप के लिए, that will be phi e is equal to sigma e dot delta। delta मैं फिर बोल चुका हूँ, छोटे छोटे सेगमेंट्स हम बनाएंगे एरिया प्लेन रखने में। इधर भी फिर बिल्कुल वही उन्हीं केसेस के को ध्यान किया जा रहा है। जब थीटा लेस देन 90 होगा ई डॉट ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इट मींस फ्लक्स पॉजिटिव होगा। जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा ई डॉट ए डेल्टा ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। और जहां पर ई और ये पैरेलल होंगे डेल्टा ए थीटा 90 होगा, वहां पे ईच ई डॉट डेल्टा ए इज जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पेज पे ये मुख्तलिफ डायग्राम दिखाई गई हैं, मतलब एक ऑर्बिट्रेरी शेप है, ये छोटा सा सेगमेंट शो करवाया गया, ए दिस इज बी दिस इज सी, ये ऑर्बिट्रेरी शेप है। इस तरह ऑर्बिट्रेरी शेप को छोटे छोटे स्मॉल एरिया सेगमेंट में डिवाइड करें। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है इस शेप पे आपके वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखाई जाए। इन तीनों डायग्राम में लिखे जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को समहाउ वेरी कर। तो इन ओरिएंटेशन में दिखाया जा रहा है कि बस सब में एक बात इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर एरिया जो है वो किसी भी गिवन सेगमेंट पर नॉर्मली आउटवर्ड, इनके दरमियान एंगल ओरिएंटेशन को दिखाई जाए। अब हम पिछले फॉर्मूले सम की बजाय इंटेग्रल, और इंटेग्रल के ऊपर ये जो सर्कल है इस बात की निशानदेही कर रहा है कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेग्रल विद सर्कल साइन ई डॉट डेल्टा के बराबर लिखा जाता है, और इसका हवाला इस पैराग्राफ में मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम, इसी का रेफरेंस दिया हुआ डिफरेंट ओरिएंटेशन पे मेंशन। इस डायग्राम में जो इम्पोर्टेंट बात है भी इम्पोर्टेंट क्या आपको बताना यही है कि जो देखें तीनों डायग्राम तीनों ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन बी ए और सी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सी पोर्शन पे दोनों पैरेलल है, ए पोर्शन पे ई और डेल्टा एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, और ई डॉट इस बी डायग्राम बी पोर्शन पे दोनों एक दूसरे पर किसी खास एंगल। इस डायग्राम में इस सैंपल प्रॉब्लम में उन्हीं का रेफरेंस किस फॉर्मूले को यूज किया गया है, तीनों डिफरेंट ए बी सी पोर्शन के। अब गॉसेस लॉ की अगर बात की जाए, गॉसेस लॉ में इसमें सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3, these are the problems। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है
वो है गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करता है और गॉसेस लॉ का मकसद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मालूम करना है। गॉसेस लॉ जैसे मैं बता चुका कि ये क्लोज सरफेस के ऊपर ही बेस करता है सिर्फ और सिर्फ। गॉसेस बेसिकली his full name was Carl Friedrich Gauss. He was German mathematician. तो बेसिकली उसका जो ये लॉ था वो था कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा या टोटल चार्ज की बात कर लें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ E नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल साइन के साथ E डॉट डेल्टा है। वेल यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि गॉसेस लॉ को विच रिलेट्स टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस टू द नेट चार्ज enclosed by the surface stated as. This is the mathematical form of Gaussian law. Here AQ is the total net charge, phi E is the electric flux whose formula is here. Integral sign के साथ E naught permittivity of free space है जो कि कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये भी बात याद रखिए कि जहाँ पर चार्ज नहीं होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। गॉसियन लॉ में यही बात बयान किया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इसमें गॉसियन लॉ के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, गॉसियन लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस को ज़ूम करना पड़ता है। उस क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। अगर उस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वजह से फ्लक्स जरूर होगा। अगर उस गॉसियन सरफेस में चार्ज नहीं होगा तो वहां पर फ्लक्स भी नहीं होगा। क्योंकि गॉसियन लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस ही पर अप्लाई होता है, इसलिए गॉसियन सरफेस का क्लोज होना भी बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले में यही डायग्राम दिखाया जा रहा है। गॉसियन लॉ में मुख्तलिफ ये तो उसी डायग्राम को शो करवाया जा रहा है, S1, S2, S3 वगैरह। दीज आर डिफरेंट साइड्स, S1 और S2, S3 इस डायग्राम के मेंशन से गॉसियन सरफेस के बारे से। Here is S1, S2, S3. So this is a Gaussian surface, a closed surface. This one, a closed surface. It is around charge. Here it is another Gaussian surface. उसी डायग्राम में इसको मेंशन किया गया। तो भाई इस पैराग्राफ में सिर्फ यही मेंशन है कि जहाँ पर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि S3 और S4 में चार्ज नहीं है इसलिए वो फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और जहाँ पर चार्ज होगा S1 और S4, S1 और S2 वहाँ पर चार्ज है, इट मींस वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेटली।